नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। जैसा कि स्पष्ट है, कल अपन ने सारणियन के उद्देश्य के बारे में और उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया होगा। आज अपन उसी क्रम में सारणियन के कितने प्रकार होते हैं और वो किस किस उद्देश्य के साथ काम करते हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सारणी के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से या सारणी के का स्वरूप क्या हो सकता है। सबसे पहले जो सारणी के 3 प्रकार हैं मोटे रूप में, पहला उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता के आधार पर, दूसरा, और तीसरा रचना के आधार पर। जो हमारा उद्देश्य के आधार पर होता है वो सामान्य उद्देश्य वाली और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी, अर्थात दो उद्देश्य के आधार पर जो सारणी का निर्माण किया जाता है वो 2 प्रकार होते हैं उसके अंतर्गत, सामान्य उद्देश्य वाली और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य वाली। और मौलिकता के आधार पर जो सारणियों का निर्माण किया जाता है वो मौलिक और व्युत्पन्न, 2 प्रकार के इसके अंतर्गत होते हैं। रचना के आधार पर 2 है इसके प्रकार, सरल सारणी और जटिल सारणी। और जटिल सारणी के 3 प्रकार है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, द्विगुण, त्रिगुण और बहुगुण। पहला उद्देश्य के आधार पर जो सारणी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। इस आधार पर सारणी को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामान्य सारणी। इस प्रकार की सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार की सारणियों में विविध प्रकार की सूचनाओं को दर्शाया जाता है, जिसमें एक ही साथ अनेक आवश्यक सूचनाओं को प्रकट किया जाता है। और इस प्रकार सारणियों को मूल सारणी, संदर्भ सारणी और प्रथम सारणी, प्राथमिक सारणी की भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जनगणना रिपोर्ट में दी जाने वाली सारणियाँ इसी प्रकार की होती हैं। क्रॉक्स्टन एवं काउंडेन का कहना है कि सामान्य उद्देशीय सारणियों का प्राथमिक तथा प्रायः एकमात्र उद्देश्य समकों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना होता है कि व्यक्तिगत इकाइयों पाठक द्वारा तुरंत ढूंढी जा सके। इस प्रकार इनमें पूरी सूचना ज्यों की त्यों रखी जाती है। दूसरा, विशिष्ट सारणी, स्पेसिफिक टेबल। इस प्रकार की सारणियों के अंतर्गत किसी एक विशिष्ट समस्या या विषय से संबंधित तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दर्शाई जाती है। इन सारणियों का विषय सारणी, सारांश सारणी या विश्लेषण सारणी भी कहते हैं। क्रॉक्स्टन तथा काउंडेन के अनुसार संक्षिप्त या विशेष उद्देश्य वाली सारणी, जो प्राय आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, किसी एक निष्कर्ष अथवा कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों को अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रखने के लिए तैयार की जाती है। प्रथम सारणी से विशिष्ट सारणी तैयार करने की विधि इस प्रकार है। पहला, जो डाटा सारणी के उद्देश्य से, जिनको समक कहते हैं, उद्देश्य से संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। जो डाटा हमारे उपयोगी नहीं होते उन्हें छोड़ दिया करके। दूसरा, विस्तृत रूप से लिखे गए समकों को वर्गीकृत करके संक्षिप्त रूप दिया जाता है। तीसरा, प्रधान सारणी में लिखा हुआ क्रम बदल दिया जाता है यदि वह संक्षिप्त सारणी के उद्देश्य की पूर्ति करता है। चौथा, एक से अधिक प्रधान सारणियों का उपयोग किया जाता है। फिर माध्य, प्रतिशत व अनुपात आदि निकालकर निरपेक्ष संख्याओं के स्थान पर रखा जाता है। दूसरी जो सारणी आती है इसी की मौलिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। इस आधार पर सारणियाँ 2 प्रकार की होती है, मौलिक या प्राथमिक सारणी। इस प्रकार की सारणी में सम्मक उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में वे एकत्रित किए जाते हैं। उसे वर्गीकरण सारणी भी कहा जाता है। व्युत्पन्न सारणी
इस प्रकार की सारणी के समकों की प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकृति के आधार पर सरल सारणी, सिंपल टेबल। सरल सारणी में एक ही गुण की तुलना की जाती है, इसलिए सारणी में कुल 2 ही खाने होते हैं। इस प्रकार की सारणियों में केवल एक प्रकार के तथ्यों को या एक प्रकार के गुणों को दर्शाया जाता है। ऐसी सारणी को जो एक गुणीय सारणी कहते हैं। इनमें पदों के मूल्य, साइज ऑफ आइटम्स, उनकी आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसीज आदि को दर्शाया जाता है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिलों की जनसंख्या, तो एक तरफ जिले आ जाएंगे, दूसरी तरफ उनकी जनसंख्या आ जाएगी। दूसरा, इसी के अंतर्गत जटिल सारणी, कॉम्प्लेक्स टेबल। इस सब प्रकार की सारणियों में विविध प्रकार की सूचनाओं को एक ही साथ दर्शाया जाता है, इसलिए उन्हें बहुगुणीय सारणियाँ भी कहते हैं। इनमें बहुत से खाने, पंक्तियाँ एवं उपशीर्षक भी होते हैं। सारणी में जितने प्रकार के गुणों का समावेश होता है, उसी आधार पर उन्हें द्विगुणीय, त्रिगुणीय या बहुगुणीय सारणियों में बांटा जाता है। द्विगुणी सारणी, इस प्रकार की सारणी में 2 गुणों का प्रदर्शन एवं तुलना की जाती है तथा एक ही सारणी में से 2 प्रकार के उत्तर ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों के पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या, ये हमारा द्विगुणी सारणी कहलाती है, जिसमें आयु एक तरफ दे रखी है, स्टेट है ये हमारा, तो 0 से 15 के पुरुष कितने हैं, उसकी महिला कितनी है। 15 से 30 वर्ष के पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। 30 से 45 वर्ष के पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं। और 45 से 60 वर्ष के पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है। 60 से 75 के एज ग्रुप में पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है। इस प्रकार से हम इसको विभिन्न द्विगुणीय सारणी, द्विगुणीय का मतलब इसमें पुरुष और जनसंख्या 2 पक्षों का इसके अंतर्गत समाहित किया गया। त्रिगुणीय सारणी के अंतर्गत इस प्रकार की सारणी में 3 गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि पुरुष और महिला है और आयु के अनुसार उनकी राज्यों में बता रखा है, 0 से 15 है, 15 से 30 है, 30 से 45 है, 45 से 60 है। इस प्रकार एक आयु समूह है। और दूसरा उसके अंदर पुरुष जो कि विवाहित भी हैं और अविवाहित भी हैं, और एक कॉलम हमारा होगा महिला का, और उसके 2 कॉलम होंगे जिसके अंतर्गत विवाहित और अविवाहित महिला का। इससे हमें ये पता चल सकता है कि स्टेट के अंतर्गत कितने पुरुष और महिलाएं विवाहित हैं और वहाँ किस एज ग्रुप में विवाह करने का प्रावधान है, यहाँ इस भी स्पष्ट हो रहा है। और पुरुषों में किस तरह का विवाह ग्रुप है, कि कब कब विवाह किया जाता है, और महिलाओं में कब कब किया जा सकता है। इसी तरीके से बहुगुणीय सारणी, इस प्रकार की सारणी में 4 अथवा अधिक गुणों को दर्शाया जाता है। जैसे कि एक तरफ अपने एज ग्रुप दे दिया, पुरुष में दे दिया, पुरुष में अविवाहित और अविवाहित कर दिया, और महिला भी विवाहित और अविवाहित होगी। अब उसमें देखेंगे कि जो विवाहित पुरुष है उसमें साक्षर कितने हैं और निरक्षर कितने हैं, और वहीं दूसरा जो पक्ष आएगा हमारा अविवाहित महिला में अविवाहित पुरुषों में साक्षर कितने हैं और निरक्षर कितने हैं। इसी तरीके से महिला में, विवाहित महिला में साक्षर कितनी है, निरक्षर कितनी है, और अविवाहित महिला में भी साक्षर कितने और निरक्षर कितने। इस प्रकार अपन इस सारणियों का अपन लोग जो मल्टीपल सारणी है उसको अपनगत देख सकते हैं, बहुगुणी सारणी, जिसके अंतर्गत एक साथ 2, 4 या अथवा उससे कई सारे गुणों का देखते हैं। अब सारणी का स्रोत की बात करते हैं। सारणी में प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों की प्रस्तुति के आधार पर सारणी का स्रोत निर्धारित होता है। यदि सदैव सारणी के नीचे कॉलम अथवा पंक्ति के बाहर लिखा जाता है, यदि ये आंकड़े प्राथमिक होते हैं, यानी जिन्हें अनुसंधानकर्ता ने स्वयं एकत्रित किया हो, तो ऐसे सारणी के नीचे स्रोत लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जो भी अपन सारणी में डेटा कलेक्शन करेंगे, उस सारणी में जब प्रदर्शित करेंगे तो 2 प्रकार के डेटा मैंने पूर्व में आपको बताए थे कि एक प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारा सेकेंडरी डेटा। तो जो प्राइमरी डेटा हम लोग इकट्ठे करेंगे, वो जब सारणी में उन डाटा को मेंशन करेंगे तो उस सारणी के नीचे किसी भी प्रकार का रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो ही यदि हमारे जो डाटा हैं वो द्वितीयक प्रकृति के हैं, अर्थात जिन्हें अनुसंधानकर्ता ने किसी अन्य शोध ग्रंथ, सरकारी रिपोर्ट, डायरी पत्र आदि द्वितीयक स्रोत से प्राप्त की है, अर्थात उसने किसी अन्य जगह से
जो कि ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किए हुए थे और उन डाटा का अपन ने प्रयोग किया है, तो सारणी के नीचे ये लिखा जाना आवश्यक है कि आंकड़े कहाँ से हमने प्राप्त किए, अर्थात उनका रेफरेंस देने की हमें आवश्यकता है। तो जो प्राथमिक सामग्री की जो हमारी टेबल बनेगी, उसमें जैसे हमने देखा परिवार का स्वरूप लिखा अपन ने, एक पारिवारिक संरचना की टेबल हमने निर्माण किया। उसके अंतर्गत संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार है ना, दो प्रकार के परिवार होते हैं। उनकी आवर्ती तो देखा कि संयुक्त परिवार कितने हैं और एकाकी परिवार कितने हैं, उसका योग कर लिया। इसी प्रकार जब हम सेकेंडरी डेटा की जब लेंगे, तो क्योंकि हर बार हम लोग पॉपुलेशन का डेटा जो हमारी 10 साल में एक बार होती है, उन डाटा का अपन लोग लेते हैं, उन डाटा का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि अपन ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की जयपुर या जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की 2011 की सेंसस का डेटा का प्रयोग किया है, तो उसके अंतर्गत नीचे टेबल के अंतर्गत नीचे अपन लिखेंगे कि सेंसस 2011 जनगणना विभाग राजस्थान सरकार के वहाँ से अपन ने लिया गया। अब अपन बात करते हैं सारणी के प्रकार। जो उससे पहले प्रकार के पहले अपन लोग सारणी का स्वरूप कैसे निर्धारित करेंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता रहा था। तो सारणी की रचना विशिष्ट नियमों के आधार पर की जाती है। कॉलम एवं पंक्तियों के रूप में इसका निर्माण किए जाने में पर्याप्त अनुभव तथा कुशलता की आवश्यकता है, क्योंकि सारणी का निर्माण जो प्राप्त हमारे डेटा है उसके आधार पर और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, हमारी जो हाइपोथेसिस है, इसके आधार पर हमें सारणियों का स्वरूप प्रदान करना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के डाटा की आवश्यकता है। पहला, शीर्षक निर्माण। सबसे पहले जब हम सारणी का जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक टेबल का एक शीर्षक होता है, उसका नाम होता है। सारणी निर्माण तभी अर्थपूर्ण हो सकती है जब सारणी को किसी शीर्षक द्वारा संबोधित किया जा सके। अतः सारणी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चरों अथवा गुणों की प्रकृति, उनकी आवर्ती तथा सारणी के उद्देश्य के आधार पर सारणी का शीर्षक निर्धारित किया जाता है, ताकि केवल शीर्षक मात्र से यह स्पष्ट हो सके कि अनुसंधानकर्ता उस सारणी के माध्यम से क्या प्रस्तुत करना चाहता है। इसी प्रकार सारणी संख्या भी प्रत्येक सारणी पर डाली जाती है। प्रत्येक सारणी के सबसे पहले ऊपर जो आएगा टेबल नंबर होगा, फिर सारणी का नाम होगा, ताकि सारणी संख्या के आधार पर संपूर्ण अनुसंधान रिपोर्ट में से आसानी से खोजा जा सके। अर्थात जब अपन टेबल का नंबर देंगे तो टेबल नंबर के दो प्रकार हैं सामान्यतः अपन चैप्टर के आधार पर। तो जैसे सारणी संख्या 1.1, 1.2, 1.3 अर्थात पहले चैप्टर की जो सारणी है वो 1.1, और इसको अपन एक सूची, जब हमारा इंडेक्स जहाँ लगता है उससे पहले उसके बाद अपन सारणी की सूची अपन दे देंगे, उसमें अपन सारणी का नाम और वो उसका नंबर आगे लिख देंगे और पेज नंबर भी लिख देंगे कि 1.1 जो है फला पेज पर है और उसका ये नाम है। इसी तरीके से दूसरा, कॉलम तथा पंक्तियों का निर्माण। किसी भी सारणी में ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल लंबवत खाने कॉलम कहलाते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल क्षैतिजीय लाइनें पंक्तियां कहलाती है। ये इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है। पद अवस्था, सारणी निर्माण में प्रस्तुत किए जाने वाले पदों अथवा चरों को कॉलम एवं पंक्तियों में इस प्रकार लिपिबद्ध किया जाता है कि उन तथ्यों में स्पष्टता बनी रहे तथा उन पदों अथवा चरों में पारस्परिक कार्य कारण आधारित सह संबद्धता स्थापित करना संभव हो सके। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो होगा योग। प्रत्येक सारणी में कॉलम एवं पंक्ति के अंत में योग का खाना रखा जाता है। चरों का व्यवस्थीकरण सारणी में इस प्रकार होना आवश्यक है कि संपूर्ण पंक्तियों में प्रस्तुत चरों एवं आवृत्तियों का योग तथा समस्त खानों में प्रस्तुत चरों एवं आवृत्तियों का कुल योग एक ही हो। ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो मैंने आपको बताया था सारणी का स्रोत क्या होना चाहिए, दो प्रकार के स्रोत मैंने बताया था, एक हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा हमारा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो हमें टेबल के नीचे लिखा जाना चाहिए। ये आपको स्पष्ट है इस सारणी के अंतर्गत।
प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित सारणी, तो सबसे पहले इन्होंने दे दिया सारणी नंबर 1 सारणी संख्या, दूसरा शीर्षक पारिवारिक संरचना। तो पहला ये कॉलम है, इस कॉलम के अंतर्गत हमने दे रखा परिवार का स्वरूप, संयुक्त परिवार, और दूसरा एकाकी परिवार, और उसका योग, आवृत्ति और योग, कुल योग। इस प्रकार हम लोग इसको करेंगे। दूसरा हमने इसी के अंतर्गत दे रखी है द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित सारणी। सारणी पहली संख्या है, फिर शीर्षक है जयपुर की जनसंख्या, जैसा कि मैंने भीलवाड़ा बताया था आपको, जनसंख्या, आवृत्ति और योग, पुरुष, स्त्री, बच्चे और योग। हालांकि यहाँ पर पुरुष, स्त्री, बच्चे के अलावा अपन लोग अगर ये लिखते कि 0 से 10, 10 से 20 इस प्रकार से आयु समूह में लिखते तो चलता। और फिर इसका स्रोत अपन ने नीचे दे दिया कि जनगणना विभाग राजस्थान सरकार, ये अपन डेटा जो थे वो वहाँ से लाए गए थे। अब कल अपन सारणियों के प्रकार की तरफ पुनः बातचीत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।